Hello everyone. Today we discuss about our last unit of Operation Research First. मैंने आपका यहाँ पर सिलेबस लगाया हुआ है भाई, तो सिलेबस को हम देख लेते हैं एक बार। ये अपना सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर के लिए। अपनी यूनिट नंबर ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट जो पेपर है आपका, इसके लिए यूनिट नंबर सारी यूनिट्स अपनी हो चुकी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ यूनिट जो है ये लास्ट यूनिट बची है, और ये जो इसमें लिखा हुआ है नेटवर्क एनालिसिस शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, PERT एंड CPM, तो इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, इनमें बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी। और हम यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरे नोट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं मेरे वाले। तो यहाँ पर हम डेफिनेशंस को लिखने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर बता दूंगा, डेफिनेशंस बता दूंगा। ज़्यादातर यहाँ पर डेफिनेशंस ही आएंगी। आपने याद हो आपको तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर हमने किया था, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जिसमें ग्राफ थ्योरी आती है, वहाँ पर पाथ वगैरह ये सब आते हैं। तो ग्राफ थ्योरी का थोड़ा यहाँ पर यूज होगा, किस तरह से पाथ होते हैं एंड ऑल। और उसके बाद में अपनी ये फिफ्थ यूनिट जो है बची हुई है लास्ट, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो लेक्चर होने वाला है, हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, थोड़ा ज़्यादा लंबा चला जाए, लेकिन इस एक ही लेक्चर में मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगा आपको। देखो ना आप, कितनी छोटी छोटी यूनिट्स हैं। बेसिकली जब एनुअल स्कीम होती थी तो ये दो यूनिट को मिला करके एक यूनिट हुआ करती थी। जैसे फर्स्ट और सेकंड को इसको आप फर्स्ट यूनिट बोलते थे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को सेकंड यूनिट बोला जाता था। फिर ये फिफ्थ और अगले सेमेस्टर में जो आपकी यूनिट आएगी वो उसको थर्ड यूनिट बोलते थे। तो वहाँ पर थोड़ा यूनिट बड़ी बड़ी होती थी, तो ज़्यादा लेक्चर्स वहाँ पर होते थे पर्टिकुलर यूनिट्स के। अभी आपको लगता होगा कि सर ने 4 यूनिट में ये 4 लेक्चर्स में ये फोर्थ यूनिट कंप्लीट करवा दी, तो यहाँ पर और कितने लेक्चर बन सकते हैं। इंटीजर प्रोग्रामिंग है, इसमें मैंने 2 आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए, और रिवाइज सिंपलेक्स मेथड में 2। उसके बाद में क्वेश्चन से उसकी प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी पड़ेगी भाई, राइट। तो यहाँ पर भी ये नेटवर्क एनालिसिस जो है, इसमें मैं आपको सारी डेफिनेशंस करवा देता हूँ, और ये समझा देता हूँ कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं। और आपको यहाँ पर सफिशिएंट एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, तो आप उन्हें खुद से सॉल्व भी कर सकते हो। समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ मटेरियल देने वाला हूँ। तो इस लेक्चर को थोड़ा ये लेंदी जाएगा, तो घबराइएगा मत, और हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं अपना जो टॉपिक है CPM एंड PRT टेक्निक्स एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, नेटवर्क एनालिसिस बेसिकली इसको बोला जाता है। तो ये अपना कोर्स मटेरियल है, लेक्चर नोट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू CPM एंड PERT टेक्निक्स, एप्लीकेशंस ऑफ दिस, राइट, बेसिक स्टेप इन PERT एंड CPM, फ्रेमवर्क ऑफ PERT एंड CPM, नेटवर्क डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस किस तरह से होगा। इतना अपने सिलेबस में नहीं है, एक आध क्वेश्चन आएगा बस, लेकिन फिर भी पढ़ना हमें पूरा पड़ेगा भाई, है ना। तो रूल फॉर ड्राइविंग नेटवर्क डायग्राम, किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनाए जाते हैं, इनके रूल्स हम यहाँ पे देखेंगे। कॉमन एरर इन ड्राइविंग ड्राइविंग नेटवर्क्स, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क एनालिटिक्स। इसकी फुल फॉर्म होती है, हम यहाँ पे देखेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको बोला जाता है CPM को। तो देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, राइट। आई थिंक आपको विजिबल होगा सब कुछ, है ना। इसको थोड़ा जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। इंट्रोडक्शन टू CPM एंड PERT टेक्निक्स। तो CPM एंड PERT और नेटवर्क एनालिसिस, राइट, यही है अपना टॉपिक सिलेबस में। एज द टेक्निक इज सम टाइम कॉल्ड डेवलप्ड अलोंग 2 पैरेलल स्ट्रीम्स, 1 इंडस्ट्रियल एंड 2 मिलिट्री। 2 जगह ये काम आता है, एक तो कहाँ पे आता है, इंडस्ट्रियल एंड अदर मिलिट्री में, राइट। तो CPM की फुल फॉर्म होती है भाई क्रिटिकल पाथ प्रॉब्लम, है ना। ये भी आ जाता है छोटे क्वेश्चंस में कभी कभी। तो CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ प्रॉब्लम। was discovery of M.R. Walker of this pond, ये आपके उधर जर्मन्स के नेम हैं, ठीक है, न्यूमर्स एंड जेलेस्की, है ना, ऑफ द दिस साइक्रा
1957 the computation was designed for the this इस कंप्यूटर के लिए ये डिजाइन किया गया था यूनिवेक फर्स्ट, ठीक है। तो द फर्स्ट टेस्ट वाज मेड इन 1958 when CPM was applied to the construction of new chemical plant. In March 1959 the method was applied to maintain shut down the DuPont work in Louisville, this Turkey and all the these things। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने यहाँ पर लगाई है कि ये CPM क्या होता है और कब इसको डिस्कवर वगैरह किया गया था। ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में, है ना, ये केवल आपके नोट्स के लिए है, तो अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे। अपनी ये यूनिट नंबर 5 है, ठीक है। ओके, नाउ PERT क्या होता है? प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, राइट। प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स वाज रिवाइज आपकी की गई थी, है ना। इस तरह से आप इसको स्टडी कर लीजिएगा अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द मेथड्स आर एसेंशियली नेटवर्क ओरिएंटेड टेक्निक्स, ठीक है। इसको हम NOT भी बोलते हैं, नेटवर्क ओरिएंटेड नॉट, ठीक है, टेक्निक्स यूजिंग द सेम प्रिंसिपल दिस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आती है आपकी, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होती है, डिटर्मिनिस्टिक वे में ये किया जाता है। तो इन CPM में होता क्या है? तो इन CPM एक्टिविटीज़ आर शोन नेटवर्क ऑफ द relationships using activity on node network construction, ठीक है। सिंगल एस्टिमेट ऑफ द एक्टिविटी टाइम एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी टाइम्स, इस तरह से ये होता है। यूज्ड इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इनका यूज कहाँ पर होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी होता है इनका यूज। फॉर द जॉब्स रिपीटेटिव इन नेचर एंड एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट कैन बी प्रिडिक्टेड with the considerable certainty due to the existence of the past experience, right? In PERT, activities are shown as the network of the precedence relationships using activity on एरो नेटवर्क, ठीक है। ये एरो नेटवर्क के लिए यूज होता है और ये आपका ऑन नॉड नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया भाई। तो ये कहाँ ये सिंगल एस्टिमेट ऑफ द एक्टिविटी टाइम, ये है मल्टीपल टाइम एस्टिमेट्स दे देता है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटीज़ देता है ये, जबकि डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज़ टाइम्स के लिए होता है ना। यूज्ड इन, ये कहाँ पर यूज होता है? PERT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है, जबकि ये कहाँ पर होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट में होता है ना। दोनों अलग अलग है भाई, है ना। तो ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी लेंदी नोट्स हैं, तो इस वजह से मैं इनको जस्ट थ्योरेटिकल अप्रोच से आप पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चंस पर अभी ज़्यादा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फॉर नॉन रिपीटेटिव जॉब्स लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क वेयर द टाइम एंड द कॉस्ट एस्टिमेट टेंड्स टू बी क्वाइट अनसर्टन, this technique uses the probabilistic and time estimates, okay। benefit of PERT and CPM, ये यूजफुल होते हैं, यूजफुल एट मेनी स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैथमेटिकली सिंपल होते हैं ये, है ना, क्योंकि थियोरेटिकल है यहाँ पर, तो सिंपल होते हैं मैथमेटिकली। नेक्स्ट है गिव क्रिटिकल पाथ एंड सेलेक्ट टाइम, ये हमें क्रिटिकल पाथ दे देते हैं भाई, ठीक है। प्रोवाइड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। यूजफुल इन मॉनिटरिंग कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर ये यूजफुल होते हैं कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए। लिमिटेशंस भी हैं इनकी, तो लिमिटेशंस क्या क्या है? क्लियरली डिफाइंड इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल एक्टिविटीज़ में ही काम आता है ना। जो डिफाइन है, वेल डिफाइंड है, जो डिफाइन नहीं है उनमें ये हम यूज़ नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड प्रीडेंस रिलेशनशिप्स जहाँ पर होंगे वहीं हम इन्हें यूज कर सकते हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल पाथ, ठीक है, क्रिटिकल पाथ पर ये ओवर एम्फेसिस हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब एप्लीकेशन इनके कैसे करेंगे? तो एप्लीकेशन ऑफ CPM एंड PERT, तो these methods have been applied to wide variety of problems in industries
and have फाउंड एक्सेप्टेंस इवन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इनको एक्सेप्ट किया है भाई। दीज इंक्लूड, क्या इसमें क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और केनाल सिस्टम इन अ रीजन, किसी रीजन में आपको बनाना हो, क्या बनाना हो भैया, केनाल बनानी हो या डैम बनाना हो, वहाँ पर इसका यूज होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और हाईवे, हाईवे बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। मेंटेनेंस और ओवरहॉल ऑफ एयरप्लेन्स और ऑयल रिफाइनरी, वहाँ पर भी ये काम होता है, राइट। स्पेस फ्लाइट पे भी काम होता है इसका। कॉस्ट कंट्रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट यूजिंग PERT एंड कॉस्ट। डिजाइनिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ अ मशीन, मशीन का प्रोटोटाइप का डिजाइन करने में भी इसका यूज होता है भैया, राइट। डेवलपमेंट ऑफ सुपरसोनिक प्लेन, सुपरसोनिक प्लेन के डेवलपमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप समझे कि मैथमेटिक्स का कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है। इवन मैं तो कहूँगा कहाँ यूज नहीं होता है भाई, कहाँ यूज नहीं होता है, मुझे बताओ। कोई कहता है कि इनका कहाँ यूज होता है, मैं कहूँगा कहाँ यूज नहीं होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक स्टेप इन PERT एंड CPM। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग PERT CPM कंसिस्ट ऑफ 4 मेन स्टेप, इसके 4 मेन स्टेप है भाई, है ना। तो 4 मेन स्टेप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग, सबसे पहले क्या, प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करेंगे, तो प्लानिंग के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें प्लानिंग का रूल वगैरह बनाना पड़ेगा। तो प्लानिंग के लिए करते हैं, देखो, तो फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग का। तो द प्लानिंग फेज इज स्टार्टेड बाय द स्प्लिटिंग द टोटल प्रोजेक्ट इनटू अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट को स्मॉल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। द स्मॉलर प्रोजेक्ट्स इन टर्न टू डिवाइड इनटू एक्टिविटीज़, फिर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स को एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड ऑल द एनालाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट और सेक्शन, और सभी को डिपार्टमेंट के द्वारा उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ ईच एक्टिविटी विद द रेस्पेक्ट टू अदर एक्टिविटी आर डिफाइंड, आर एस्टेब्लिश्ड, एंड द करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द अथॉरिटी आर ऑल्सो स्टेटेड, वो भी यहाँ पर लिखी जाती है कि कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, उनको अथॉरिटीज़ के नाम लिखे जाते हैं। Thus, the probability of the overlooking and task necessary for the completion of the project is reduced substantially, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद में अपना टॉपिक आता है रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग किस तरह से होती है, उसकी शेड्यूल करते हैं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेड्यूलिंग फेज इज़ टू प्रिपेयर अ टाइम चार्ट, टाइम चार्ट बनाना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। शोविंग द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, स्टार्ट एंड फिनिश टाइम को शो करने के लिए होता है ये। ईच एक्टिविटी एज वेल एज रिलेशनशिप टू अदर एक्टिविटीज़ of the project. Moreover, the schedule must pinpoint the critical path activities which required special attention if the project to be completed in time, ठीक है। ये एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग, ये सारे टॉपिक्स आप स्टडी भाई कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये ना। अब आता है आपका नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कि फ्रेमवर्क ऑफ PERT एंड CPM, किस तरह से हम उसका फ्रेमवर्क डिसाइड करेंगे, तो वो देख लीजिए आप। असेंशियली देर आर 6 स्टेप, यहाँ पे टोटल कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप, विच आर कॉमन टू बोथ टेक्निक, जो दोनों टेक्निक में कॉमन होते हैं। द प्रोसीजर इज लिस्टेड बिलो। पहला स्टेप क्या कहता है, डिफाइन द प्रोजेक्ट एंड ऑल इट्स सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज टास्क, द प्रोजेक्ट मेड अप टू सेवरल टास्क should have only a single start activity and the single finish activity, ठीक है। एक सिंगल फिनिश एक्टिविटी होनी चाहिए और सिंगल स्टार्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, पहली। दूसरा है डेवलप द रिलेशनशिप अमॉन्ग द एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ का रिलेशनशिप देखना है कि एक दूसरे से कितना रिलेटेड है वो। डिसाइड द एक्टिविटीज़ मस्ट प्रिसाइड एंड विच
मस्ट फॉलो अदर्स, ठीक है, कौन सी किसको फॉलो कर रही है। ड्रॉ द नेटवर्क, नेटवर्क बनाना है कंटेनिंग ऑल द एक्टिविटीज़ के लिए। ईच एक्टिविटी शुड हैव यूनिक इवेंट। डमी एरोज ये क्या होते हैं, ये सब हम अभी देखेंगे। रिक्वायर्ड टू अवॉइड गिवन, ये जो पाथ प्रॉब्लम्स हमने बनाई थी ना वैसा ही आएगा अभी, है ना। द सम नंबरिंग टू द एक्टिविटीज़, ठीक है। असाइन टाइम और कॉस्ट, ठीक है, उनको असाइन किया जाता है। एस्टिमेट टू ईच एक्टिविटीज, एस्टिमेट करने के लिए। कंप्यूट द लॉन्गेस्ट टाइम पाथ थ्रू द नेटवर्क, लॉन्गेस्ट निकालना है। दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ, ये जो है वो क्रिटिकल पाथ कहलाता है, समझ रहे हो। एंड द लास्ट, यूज द नेटवर्क टू हेल्प प्लान शेड्यूल एंड मॉनिटर टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ होता है। द की कंसेप्ट यूज बाय CPM एंड PERT इज स्मॉल सेट ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज़ के स्मॉल सेट लेते हैं which make up the longest path through the activity network control the entire project. If these critical activities could be identified, the assigned to responsible person, management resources could be optimally used by the certaining the few activities with the determined path, ठीक है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर आपकी होती है। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 यूजफुल क्वेश्चंस टू आस्क व्हेन प्रिपेयर एन एक्टिविटी नेटवर्क आर। पहला, इज दिस अ स्टार्ट एक्टिविटी, ये क्या स्टार्ट एक्टिविटी है, क्या ये आपकी फिनिश वाली एक्टिविटी है। वाट एक्टिविटी प्रिसीड्स दिस, वाट एक्टिविटी फॉलो दिस, एंड वाट एक्टिविटी इज कॉन्करेंट विद दिस, इसके साथ में कौन सी कॉन्करेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी क्या होती है ना, उन सब की भी डेफिनेशंस हैं भाई, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो नेटवर्क डिजाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इन अ नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट सर्टेन डेफिनेशंस आर यूज्ड। ओके, तो एक्टिविटी क्या होती है देखिएगा। एनी इंडिविजुअल ऑपरेशन which utilize resources and has an and and a being is called activities, ठीक है, इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, समझ गए। जैसे कोई भी इंडिविजुअल ऑपरेशन है विच यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है एंड ये कोई ना कोई निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, ठीक है। क्या पीस रहे हैं ये, ठीक है। तो अब सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो है प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली कंप्लीट हो जाए पीरियर टू द स्टार्ट ऑफ अनदर एक्टिविटी, अनदर एक्टिविटीज़ के स्टार्ट होने के पहले इज कॉल्ड प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़, राइट। उसके बाद में है सक्सेसर एक्टिविटी, फिर कॉन्करेंट एक्टिविटी एंड डमी एक्टिविटी। इनके डेफिनेशंस आप आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, राइट। और समझ लीजिएगा, इतनी कठिन लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, आराम से आपको समझ में आ जाएगी कि डमी एक्टिविटी क्या होती है। एन एक्टिविटी विच डज नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, जिसके पास में कोई रिसोर्स ना हो, बट मरली डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस इज कॉल्ड डमी एक्टिविटी, ठीक है। उसके पास में टेक्नोलॉजिकली वो डिपेंडेंसी होती है उसके पास में, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम डमी एक्टिविटी बोलते हैं भाई, राइट। तो द डमी एक्टिविटी इज इंसर्टेड इन अ नेटवर्क टू क्लेरिफाई द एक्टिविटी पैटर्न को क्लियर करने के लिए इसको इंसर्ट किया जाता है, राइट। फॉलोइंग टू सिचुएशंस, दो सिचुएशंस में ये आएंगे कब, टू मेक द एक्टिविटीज विद कॉमन स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट, ठीक है, एंड द टू आइडेंटिफाई द मेंटेन टू द प्रॉपर प्रेजेंटेशन या प्रीसेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज दैट नॉट कनेक्टेड बाय इवेंट, जो इवेंट से कनेक्टेड ना हो, इसलिए फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर भी किया गया है कि कब ये होती है। तो देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ सिचुएशन वेयर ए एंड बी आर कॉन्करेंट इवेंट, ठीक है। ए और बी जो है वो
कॉन्करेंट इवेंट एक्टिविटीज़ हैं मान लीजिए। सी इज़ डिपेंडेंट है, सी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, ए और बी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ऑन ए और बी पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी। सी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड डी इज डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है, ए पे सी भी डिपेंड कर रहा है और डी भी डिपेंड कर रहा है, एंड बी बोथ, डी ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है और सी जो है वो केवल ए पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, सच सिचुएशन कैन बी हैंडल बाय यूजिंग अ डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी से इस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया जाता है एज शोन इन द फिगर। जैसे मान लीजिए आपको 1 से 2 तक जाना है तो ए फिर बी, तो डी जो है वो ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है और आपका जो सी है वो केवल ए पे डिपेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में 3 और 4 के बीच में रिलेशन देने के लिए यहाँ पे डमी एक्टिविटी जोड़ दी जाती है। इसका कोई रोल होता नहीं है लेकिन फिर भी, ठीक है। अब आता है भाई इवेंट, कि इवेंट क्या होता है। तो इवेंट होता है एन इवेंट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, अ पॉइंट इन टाइम सिग्निफाइंग द कंप्लीशन ऑफ सम एक्टिविटीज एंड द बिगिनिंग ऑफ न्यू वंस, ठीक है, नए वाले का शुरुआत। दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल इन द नेटवर्क। इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई नेटवर्क, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नोड और कनेक्टर। समझ गए ना, आप पाथ जब बनाते थे तो उनको भी वहाँ पे नोड बोलते थे और ये जो होती थी इनको एजेस बोला जाता था, है ना। तो वही लगभग चीज़ें वही है। नाउ इसके बाद में पहला इवेंट आता है आपका मर्ज इवेंट। तो व्हेन मोर देन वन एक्टिविटी कम्स एंड जॉइन एन इवेंट, सच एन इवेंट इज नॉन एन मर्ज इवेंट, ठीक है। मोर देन वन एक्टिविटी से ज़्यादा एक्टिविटी जब आ जाती है। तो द ब्रस्ट इवेंट, व्हेन मोर देन वन एक्टिविटी लीव्स एन इवेंट, सच एन इवेंट इज नॉन एज ब्रस्ट इवेंट, ठीक है। उसके बाद में जब एक से ज़्यादा उसको मतलब छोड़ करके जा रही हो। मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट दोनों हो गए, ठीक है। तो आती भी है और जाती भी है। जैसे मर्ज इवेंट ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इवेंट को, तो इस तरफ कोई अगर एक्टिविटी आ रही है तो इसको तो हम बोलेंगे मर्ज इवेंट। अगर किसी इवेंट से एक्टिविटीज़ जा रही हैं तो उसको बोलेंगे बर्स्ट इवेंट, और उस जिसमें किसी में आ भी रही है और जा भी रही है उसको बोलेंगे मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट, ठीक है भाई। ओके, आगे देखिएगा सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग क्या होती है? सीक्वेंसिंग होती है द फर्स्ट prerequisites in the development of the network to maintain the present tense relationships। बेसिकली ये होता है आपका पहले वाले पे डिपेंड होना, ठीक है। इसका मतलब है पहले वाले पे, प्रीसेंटेंस, ठीक है, इसके पहले रिलेशनशिप। इन ऑर्डर टू मेक नेटवर्क बनाने के लिए द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इन चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है भाई। कौन कौन सी? व्हाट जॉब और जॉब प्रीसेड इट, ठीक है, कौन सी जॉब इसके पहले थी। व्हाट जॉब और जॉब्स कुड रन करंटली, क्या क्या अभी कॉन्करेंटली, ठीक है, कौन कौन सी साथ साथ चल रही हैं। व्हाट जॉब और जॉब्स फॉलो इट, कौन सी जॉब इसको फॉलो कर रही है। एंड व्हाट कंट्रोल्स द स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ द जॉब, ठीक है, जॉब को फिनिश क्या कंट्रोल सिस्टम्स हैं। नाउ since all further calculations are based on the network, it is necessary that the network be the draw with full care, ठीक है। किसी भी इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेटवर्क को अच्छे से ड्रॉ किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है रूल्स ऑफ ड्राइविंग द नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉविंग रूल्स फॉर ड्रॉविंग नेटवर्क डायग्राम, राइट। तो देखिएगा सबसे पहले होता क्या है, रूल नंबर वन है ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंट्स बाय वन एंड ओनली वन एरो इन अ नेटवर्क, ठीक है। ईच एक्टिविटी को एक ही एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर दिस, ये तो इवेंट है, ये इवेंट वन है, ये इवेंट टू है। तो एक्टिविटी ए एक ही एरो से रिप्रेजेंट हो रही है, एक्टिविटी बी दूसरे एरो से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। रूल नंबर वन समझ में आ गया होगा। रूल नंबर टू क्या है? नो एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द सेम एंड इवेंट, ठीक है। एंड इवेंट का मतलब क्या होता है? अभी अभी आपने देखा था कि एंड इवेंट किसे कहते हैं, मर्ज इवेंट किसे। एंड इवेंट का मतलब लास्ट में जो बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है
दो एक्टिविटी आइडेंटिफाई नहीं होनी चाहिए बाय द सेम एंड इवेंट। लास्ट वाला जो इवेंट रहेगा उसमें कोई भी दो एक्टिविटीज इनसाइड भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी दो एक्टिविटीज बाहर भी नहीं होनी चाहिए नेटवर्क के अंदर। मतलब लास्ट का जो पॉइंट रहेगा उसमें ये वाली भी चीज समझ रहे हो। ओके, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है भाई? इन ऑर्डर टू एंश्योर द करेक्ट precedence relationship in the arrow diagram, following questions must be checked whenever any activity is added to the network. Okay, added to the network. पहला क्वेश्चन ये चेक कर लेना चाहिए हमें, मतलब व्हाट एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली बिफोर दिस एक्टिविटी कैन स्टार्ट, कौन सी कंप्लीट हुई है। व्हाट एक्टिविटीज़ मस्ट फॉलो दिस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटीज़ इसको फॉलो कर रही है। व्हाट एक्टिविटीज़ मस्ट अकर साइमल्टेनियसली विद दिस एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटी के साथ में कौन सी साथ साथ चल रही है। ठीक है, ये सारा कुछ हमें देख लेना चाहिए, राइट। तो इन केस ऑफ लार्ज नेटवर्क, बड़े नेटवर्क की स्थिति में क्या होता है, इट इज़ एसेंशियल टू सर्टन गुड हैबिट्स बी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है, प्रैक्टिस टू ड्रॉ, प्रैक्टिस टू ड्रॉ एन ईजी टू फ्लो नेटवर्क। ठीक है, मतलब ईजी टू फॉलो नेटवर्क के में कैसे बड़े नेटवर्क जो होते हैं, ट्राई टू अवॉइड एरोज इन विच क्रॉस ईच अदर, उनको अवॉइड करना है जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। यूज स्ट्रेट एरोज, स्ट्रेट डू नॉट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी बाय इट्स एरो लेंथ। ठीक है, एरो लेंथ से उसको रिप्रेजेंट मत करो। यूज एरोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ही आपको एरोज बनाने हैं। अवॉइड मिक्सिंग टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन को मिक्स करने से अवॉइड करिए। वर्टिकल एंड स्टैंडिंग एरोज मे बी यूज्ड इफ नेसेसरी, ऐसे भी यूज किए जा सकते हैं इफ नेसेसरी हैं तो। ठीक है, यूज डमी फ्रीली, डमीज को यूज करें इन रफ ड्राफ्ट बट फाइनल नेटवर्क शुड नॉट हैव एनी रिडंडेंट डमीज, कोई भी रिडंडेंट आपका मतलब फालतू डमी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, द नेटवर्क हैज ओनली वन एंट्री इज कॉल्ड स्टार्ट इवेंट, ऐसा नेटवर्क जिसमें ओनली वन एंट्री है उसको आप क्या बोलेंगे, स्टार्ट इवेंट बोलेंगे। एंड वन पॉइंट ऑफ द इमर्जेस कॉल्ड द एंड इवेंट। ठीक है, जो जहाँ पर बोला जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है कॉमन एरर इन, कॉमन एरर इन ड्राइविंग नेट। ठीक है, जब आप, मैं बार बार ड्राइविंग बोल रहा हूँ, ड्रॉविंग होता है। ठीक है, तो ड्रॉविंग नेटवर्क को ड्रॉ करने में किस तरह से यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाते हैं। सबसे पहले थ्री टाइप ऑफ एरर है यहाँ पे। Well, the three types of errors are most commonly observed in drawing network diagram. पहला है डैंगलिंग। डैंगलिंग क्या होता है भाई, टू डिसकनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन द नेटवर्क डायग्राम इज नॉन एज डैंगलिंग, इसको डैंगलिंग बोला जाता है। एज शो इन द फिगर, 5 से 10 पर जाने पर, 5 से 10 पर जाने पर एंड 6 से 7 पर जाने पर आर नॉट द लास्ट एक्टिविटी, ये लास्ट एक्टिविटी नहीं है भाई, है ना, इन द नेटवर्क। सो द डायग्राम इज रॉन्ग, ये डायग्राम गलत है। एंड इंडिकेट्स द एरर ऑफ डेंगलिंग, तो ये डेंगलिंग का एरर हो गया यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। लूपिंग और साइकिलिंग, लूप बना देते हैं, है ना, तो लूप भी नहीं बनना चाहिए, वो भी आपका एक पूरा नेटवर्क सिस्टम का डायग्राम नहीं है। लूपिंग एरर इज ऑल्सो नॉन एज साइकिलिंग एरर। ठीक है, लूपिंग एरर को साइकिलिंग एरर कहते हैं इन नेटवर्क डायग्राम। ड्रॉइंग एन एंडलेस लूप में नहीं जाना है हमें इन अ नेटवर्क इज नॉन एज एरर और लूपिंग एज शोन इन द फिगर। ये इस तरह से ये लूप आपका बन रहा है, तो ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा है रिडेंडेंसी, बेकार ऐसे जो है, मतलब
जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ आ जाती है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। अननेसेसरीली इंसर्टिंग अ डमी एक्टिविटी, बिना किसी लॉजिक के उसको इन अ लॉजिक नेटवर्क लॉजिक इज नॉन बीजर एरर ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है, उसको अंदर इंसर्ट कर दिया गया है जबकि उसको कोई मतलब ही नहीं है, 10 से 12 पे जाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो ये रिडंडेंसी है, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, इसको कोई एडवांटेज नहीं है अपना, ठीक है। नेक्स्ट बात अपनी आती है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पी ई आर टी एंड सी पी एम हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। तो एडवांटेज देख लेते हैं पहले। तो अब पी ई आर टी एंड सी पी एम चार्ट एक्सप्लिसिटी डिफाइन एंड मेक्स विजिबल डिपेंडेंसीज बिटवीन द एलिमेंट, ठीक है, ये आपके डिपेंडेंसी को बता देता है। दिस फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ एंड मेक दिस विजिबल, ठीक है, उस क्रिटिकल पाथ को ये बता देता है भाई पूरा पूरा। फैसिलिटेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अर्ली स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट, उसको भी ये बता देता है, एंड सिलेक्ट फॉर द ईच एक्टिविटी के लिए बता देता है। PERT and CPM provided the potentially reduced project duration due to better understanding of the dependencies and leading to the improved overlapping of the activities and tasks where feasible, ये बता देता है। अब इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या क्या है? देयर कैन बी पोटेंशियली hundreds और थाउजेंड एक्टिविटीज़ इन इंडिविजुअल डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा हो सकती है, उनको कैसे बताओ, ठीक है। तो डिसएडवांटेज है, द नेटवर्क चार्ट टेंड्स टू बी लार्ज एंड अनवाइडली रिक्वायरिंग सेवरल पेजेस टू प्रिंट एंड रिक्वायरिंग स्पेशल साइज पेपर, ठीक है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। द लैक ऑफ टाइम फ्रेम ऑन मोस्ट PERT and CPM chart make it harder to show stated although color can help, ठीक है, जब तक कलर नहीं आ जाएंगे तब तक मतलब दिक्कत है, नहीं इतना अच्छे से नहीं समझा, मतलब स्पेसिफिक कलर फॉर completed नोट्स के लिए अलग कलर हमें देना पड़ेगा। तो when the PERT and CPM chart become unwidely they are no longer used to manage the project, जो बहुत अनवाइडली हो जाते हैं उनको यूज ही नहीं किया जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं भाई, राइट। क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क एनालिसिस, ये होता क्या है? तो बेसिक शेड्यूलिंग कंप्यूटेशंस, यहाँ पर हम कुछ अपने नोटेशंस देते हैं। तो देखिए द नोटेशन यूज्ड आर, पहले आई जे यूज किया जाता है एक्टिविटी विद टेल इवेंट, टेल इवेंट आई एंड हेड इवेंट जे, आई जे, ठीक है। ई आई को बोलेंगे अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट आई, एल जे को बोलेंगे लेटेस्ट अवेलेबल अलाउेबल अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट जे, डी आई जे को बोलेंगे एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एक्टिविटी आई जे, फिर इस तरह से आप बोलेंगे अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एक्टिविटी आई जे की, और ये सारे आप नोटेशंस यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, राइट। अब द प्रोसीजर इज एज फॉलोज, प्रोसीजर कुछ इस तरह से है। डिटर्मिनेशन ऑफ अर्लीस्ट टाइम, ई जे को कैसे डिटर्मिनाइन करेंगे हम, ठीक है। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, स्टेप 1 है द कंप्यूटेशन बिगेन्स फ्रॉम द स्टार्ट नोड एंड मूव टूवर्ड एंड नोड, एंड नोड की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर इजीनेस is the forward pass computation start by assuming earliest occurrence time of 0 for the initial project event, ठीक है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एक्टिविटी आई जे इज अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द टेल इवेंट दैट इज ई एस आई इक्वल टू ई आई हो जाएगा इस टाइम पे, ठीक है। अर्लीस्ट फिनिश, तो फिनिश वाले में क्या हो जाएगा? अर्लीस्ट फिनिश कर रहा है तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी आई जे इज अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम प्लस द टाइम
एक्टिविटी टाइम, तो एक्टिविटी टाइम भी उसमें जुड़ जाएगा। तो ई एफ आई जे कितना हो जाएगा, ई एस आई जे प्लस डी आई जे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये तो इक्वल ही है, ठीक है। तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो ई आई प्लस डी आई जे, ये ई एफ आई जे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोटेशन थोड़ा ध्यान रखना भाई। फिर अर्लीस्ट टाइम for the event j is maximum of the earliest finish time of all activities ending to the event, that is ej equals to maximum of this ef ij and ij के बारे में, इनमें से जो भी मैक्सिमाइज करेगा इसको वो ईजे हो जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, पीछे की साइड से अभी हम बैकवर्ड कर, ये फॉरवर्ड था, ठीक है, ये फॉरवर्ड था, ये अर्लीस्ट था, ये फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, ठीक है। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन फॉर द लेटेस्ट अवेलेबल टाइम के लिए, तो यहाँ पर आपको ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। यहाँ पर भी वही नोटेशंस हैं, है ना, एल ई एस। ई के लिए आप जैसे फॉर एंडिंग इवेंट एज्यूम ई, एंड एंडिंग के लिए ई और एल को एक ही मान लिया जाता है। रिमेंबर ऑल ईज का मतलब है अर्लीस्ट, ठीक है, और एल का मतलब है लेटेस्ट कंप्यूटेशन बाय द फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑफ द फ्लोट्स एंड सिलेक्ट टाइम्स। तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्लोट्स। अब फ्लोट्स क्या क्या होते हैं भाई, फ्लोट होता है एक तो टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, और एक और होता है आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इनके बारे में भी ये डेफिनेशंस हैं, है ना। तो ये डेफिनेशंस आपको, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब आपके पास में इतना ज़्यादा टाइम आई थिंक नहीं है, तो नॉर्मल याद कर लीजिएगा इनको जैसे जैसे आपको उचित बैठता है। उसके बाद में आपको क्या करना क्या है वो मैं भी बता दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है, तो वहाँ पे बैठ जाएगा आपका, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए करना क्या है आपको, पहले क्रिटिकल इवेंट देखेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी देखेंगे, देन आपको क्रिटिकल पाथ मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ से। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कुछ एक्सरसाइज भी बनाई थी, तो इनके आपको आंसर्स करने हैं स्तर पर। ये तो इस तरह से नॉर्मल चीज़ है, यूनिट की मतलब को डिवाइड किया गया है, यूनिट तो अपनी 50 ही है, ठीक है, 50 यूनिट ही है। तो अब यहाँ पे वर्क एग्जाम्पल ऑन सीपीएम पे अपन फॉलोइंग नेटवर्क के लिए हमें ये सारी चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। ओके, तो निकालते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब करना क्या क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है, मैं वो आपको सब कुछ सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो वो ध्यान से थोड़ा देखिएगा भाई। अर्ली स्टार्ट नज़र आ ही रहा होगा, एंड वेंड सब कुछ अभी सब एकदम सही कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ ई एंड एल फॉर ईच नॉट इज शोन नेटवर्क। सबसे पहले हमें उसकी कैलकुलेशन लिखनी है भाई, ठीक है। तो जैसे E1 E2, अब ये किस में क्या जुड़ेगा, किस तरह से घटेगा, वो सारा कुछ आपको ऊपर फॉर्मूले जो दिए हुए हैं मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताऊँगा, वो उन फॉर्मूलाज का यूज करके ही यहाँ से ये सब कुछ निकला है, ठीक है। तो देखो E1 के लिए E1 0 आएगा यहाँ पर और ये स्टार्टिंग हो जाएगा। फिर देखो इसके बाद में आप यहाँ गए तो इसके लिए आएगा E2, तो E2 10 हो गया, ये 10, और L2 भी 10 हो गया। अब आप बोलेंगे सर हमेशा ई और ये सेम ही रहेंगे, मैंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं है। अब वो कैसे होगा वो देखिएगा।
फिर E3 के लिए ये 8 है, E3 8 हो जाएगा और L3 भी। अब ये 9 + 1 9 मतलब 8 + 1 9 हो गया ये L3। देखो इसमें ऐड करना है L वाले में। फिर इधर देखो आपका E4 तो 9 ही है, ये 9, लेकिन L4 10 है, 9 + 1 9 + 1 10। ठीक, फिर उसके बाद में आता है इधर देखो सिस्टमेटिकली करना है आपको। तो E5 हो जाएगा 18 कैसे 10 + 8 18। और L5 का 18 कैसे बोलो 10 और 8 18 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो आप? बिल्कुल। फिर आगे आएगा इसका 5 आगे 6 आएगा। 6 देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ के बाद में यहाँ गया है तो इधर 7 आएगा, और ये भी इधर के बाद इधर गया है तो इधर 7 आएगा, लेकिन 6 आएगा यहाँ पर। तो 6 का 16 कैसे 9 + 7 16। समझ रहे हो, 9 + 7 16। और L6 17 कैसे हैं दिस L इसमें केवल ऐड होता है, यहाँ से ऐड नहीं होता। ठीक है, जैसे L जो है L में अब यहाँ तक का 10 हो गया ना, तो 10 में अब 8 ऐड होगा, तो ये वाला 18 है। जबकि जो E5 का वो 10 और 8 था, और इसमें ऐड होता है। जैसे यहाँ पर अब 7 ऐड हो जाएगा, तो ये 10 है और ये 7 तो 17 है। जबकि आपका ये इसमें ये ऐड होता है। ठीक, क्लियर है? ओके, अब ये देखिएगा कैसे आया ये। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो ये 7, ठीक, तो 18 + 7 यहाँ पे 7 आएगा, है ना, 7 आएगा यहाँ। तो 18 में 7 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 25। और इधर भी 18 में 7 ऐड करेंगे तो 25 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा 16 + तो 25 होने के लिए कितना चाहिएगा 4। ये लिखा नहीं है यहाँ पे, आई थिंक ऊपर लिखा हो, हाँ यहाँ पे लिखा है ना 7, ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो 7 उसमें ऐड कर देंगे अपन। तो 16 + 7 हो जाएगा 23। ठीक है, और इधर 17 + 7 ये हो जाएगा आपका, ये भी 24। तो जो मैक्सिमम वाला है वो लेना है आपको। तो इधर ज़्यादा हो रहा है तो वो ले लिया, क्योंकि यहाँ पर कॉमन बन जाएगा सारा कुछ। उसके बाद फिर E7 के बाद E8 24 आएगा। समझ रहे हो, ये E8 यहाँ के बाद में है। तो जब यहाँ पे आप 6 ऐड करेंगे इसमें तो कितना बनेगा देखो 24 बनेगा, और इधर भी 6 ऐड करेंगे तो 24 बनेगा। और E9 में आपका इधर ऐड करना पड़ेगा 5 तो 21, और इधर कितना 17 में 5 ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो ये इस तरह से ऐड करते जाना, मिल जाएगा ये, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर इसमें 13 ऐड करोगे, है ना, इधर भी 13 ऐड करोगे, और इधर आप 15 + 21 करोगे तो कितना आएगा 15 + 21 जब आप करोगे तो 36 आएगा। तो 36 37 से ज़्यादा है, ज़्यादा वाला लिखना है। ठीक है, और ये 37 ही आ जाएगा, तो ये यहाँ पर सेम हो। अब ये इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है। एक्टिविटी, नॉर्मल टाइम DIJ, अर्लीस्ट टाइम और फिनिश वाला, उसके बाद में लेटेस्ट टाइम L वाला और EI, और फिनिश EI, और फ्लोटिंग टाइम। ठीक है, फ्लोटिंग टाइम। तो देखो एक्टिविटी पहली दूसरी AIJ, पहली दूसरी पहली तीसरी पहली चौथी। तो पहली दूसरी मतलब 1 से 2 पे जाने के लिए, 1 से 3 पे जाने के लिए, और 1 से 4 पे जाने के लिए, ये एक्टिविटी हो गई। तो पहले से दूसरे पे जाने के लिए 10 था, पहली से तीसरी पे जाने के लिए 8 था, और पहली से चौथी पे जाने के लिए कितना था 9 था। समझ गए ना? फिर अगला आएगा 2 से 5, 2 से 5 जा रहे हैं, और फिर अगला आएगा आपका 4 से 6 पे जा रहे हैं, और एक 3 से 7 भी तो जा रहे हैं, 3 से 7 वाला भी आएगा, बिल्कुल ये आ गया 3 से 7 पे। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ जिस पे आप जा रहे हो वो आपको लिखनी पड़ेगी इधर। ठीक है, 9 से 10 पे 10 पे, तो लास्ट वाली आपकी एंडिंग कहलाएगी। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग पे 0 0 से थी भाई, 1 से 2 पे जाने के लिए 10 तो ये था, लेकिन
ई आई स्टार्ट वाला E1, ई आई का मतलब है 1, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आएगी। फिर E2, ई टू की वैल्यू 10 है, देखो E2 की वैल्यू 10 है अपने आप। ई फोर की वैल्यू 9 है, E4 की वैल्यू 9 है। तो इस तरह से फिर ई आई और डी आई जे, ई आई और डी आई जे क्या है, फिनिश हो गया था, तो ई आई प्लस डी आई जे, तो ये 10 हो गया था, राइट, मतलब ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आता है, ये L2 के लिए E1, L1 तो 0 है और ये 10 बन गया था इधर आके, ठीक। और फिर यहाँ पे 14 टाइम इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो ये सारा कुछ इस तरह से आपको एक टेबल बना देंगे। तो टेबल बन गया, टेबल फ्रॉम द टेबल द क्रिटिकल नोड्स आर, क्रिटिकल नोड्स क्या है, 1 2 2 5 5 7 5 8 7 10 8 10, ये है क्रिटिकल नोड्स। अब क्रिटिकल नोड्स का कैसे पता लगा हमें, देखो 0 1 0 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिटिकल नोड्स 1 2, 1 2 के लिए 1 2, जहाँ जहाँ 0 मिल रहा है वो क्रिटिकल नोड्स है। फिर अगला 2 0 यहाँ पे मिल रहा है, 2 5 भी क्रिटिकल नोड्स आएगा, देखो 2 5 क्रिटिकल नोड्स आ रहा है। फिर उसके बाद में ऊपर वाले में नहीं है, इधर देखो इस पे आ रहा है, तो ये क्रिटिकल नोड्स है 5 7, ये देखो, ठीक है। फिर 0 आ रहा है, 5 8 भी क्रिटिकल नोड है। फिर 0 आ रहा है 7 10, और फिर 0 आ रहा है आपका 8 10, ठीक है। तो ये क्रिटिकल नोड्स है। तो यहाँ पर फ्रॉम द टेबल से हम क्या कंक्लूड कर पाए, फ्रॉम द टेबल पहले आप 1 से 2 पे जाओ, भाई मिनिमम करना है ना अपने को, इस वजह से 0 वाले देखने के लिए क्रिटिकल पाथ, राइट। तो उसको 0 के लिए देखेंगे तो 2 है, तो पहले 1 से 2 पे जाओ, फिर 5 से 1 से 2 पे, फिर 2 से 5 पे, फिर मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दूँगा आपके लिए, 1 से 2 पे, फिर 2 से 5 पे, फिर हाँ 2 से फिर 5 और फिर 8 तो मैप जाते हैं तो गूगल मैप में जैसे ही आप डेस्टिनेशन डालते हो, और उस डेस्टिनेशन के डालते हैं आपको गूगल मैप जो है जितने भी पॉसिबल या जिनसे आपको जाना चाहिए वो बता देता है, उसमें शॉर्टेस्ट भी बताता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये हो गया ना शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस तरह से मैंने दो ये बना रहा हूँ मैं कि यहाँ से एक तो ये वाला पाथ है और दूसरा यहाँ से ये वाला पाथ है। तो इस तरह से आपने गूगल मैप पे देखा होगा बहुत सी बार, तो वो यहीं से होता है, समझ रहे हो, बढ़िया। तो नाउ इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, फाइंड द क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है एंड कैलकुलेट द सेलेक्ट टाइम फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क के लिए आपको सेलेक्ट टाइम कैलकुलेट करना है। तो वही सारा कुछ इसमें भी बनेगा भाई, है ना। नेटवर्क एनालिसिस के लिए आपको ये द अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम आर ऑब्टेन्ड बिलो, ये हम यहाँ से ऑब्टेन्ड करेंगे। ये इस तरह से आपको टेबल बनानी है, ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है। एंड द क्रिटिकल पाथ आपका अगेन 1 3 5 9 मिल जाएगा आपको। 1 से 3 पे जाओ, 3 से 5 पे जाओ, 1 से 3 पे जाओ, 3 से 5 पे जाओ, और 5 से 9 पे चले जाओ। ये वाला सबसे बेस्ट है, एक ही मिला है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, वही वैसा ही लगभग पाथ जो प्रॉब्लम्स थी ना अपनी वैसी ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे इसे कैलकुलेट करने में थोड़ा आपको समय लग सकता है। तो इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पर टेबल दे दी है, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो डायग्राम दे देंगे टेबल बनानी पड़ेगी, और या फिर टेबल दे देंगे डायग्राम बनाना पड़ेगा।
बस इस दो तरह के क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट वाज फॉलोइंग टाइम शेड्यूल दे दिया इन्होंने, ठीक है, एक्टिविटी दे दी। अब उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क एंड कंप्यूट, आपको नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है और कंप्यूट करना है ये सारा TETL, फ्लोट ऑफ ईच एक्टिविटी, फ्लोट बनाना है, एंड द क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशन भी बतानी है टोटल। तो ये इस तरह से हम बनाएंगे इसको। जैसे 1 से 2 पे जाने के लिए, 1 से 2 पे जाने के लिए कॉस्ट आ गई, फिर 1 से 2 और 1 से 3 जा सकते हैं। तो देखो 1 से आप 2 पे जा सकते हो, 1 से 3 जा सकते हो, उनकी कॉस्ट भी लिखी हुई है 441। फिर 2 से 4 पे जा सकते हो, 3 से भी 4 पे जा सकते हो। तो 2 से 4 पे जा रहे हैं, 3 से भी 4 पे जा रहे हैं, समझ रहे हो ना कैसे बन रहा है। फिर 3 से 5 पे जा सकते हैं और 4 से 9 पे जा सकते हैं। तो 3 से हम 5 पे जा सकते हैं और 4 से हम 9 पे जा सकते हैं, समझ रहे हो। फिर उसके बाद में है आपका 5 से 6 पे जा रहे हो, 5 से 7 से भी जा रहे हो। तो 5 से 6 पे भी जा रहे हो, 5 पे 7 से भी जा रहे हो, है ना, 5 से 7 भी जा रहे हो। फिर 6 से 8 जा रहे हो, 7 से भी 8 जा रहे हो। तो 6 से भी 8 चले गए, 7 से भी 8 चले गए, समझ रहे हो ना। किसी दूसरे एंगल में भी आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाना है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है लेफ़्ट टू राइट यूज़ करना है, और हॉरिजॉन्टली भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने की हुई है। फिर 8 पे चले गए, फिर 8 से 9 पे, 8 से 9 पे एक ही रास्ता है, 8 से 9 पे चले गए। और फिर उसके बाद में ध्यान रखना, क्योंकि 4 से भी 9 पे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे को क्रॉस ना करें। एक दूसरे जैसे आप इस 9 को सपोज टू भी यहाँ बना देते, तो ये 4 वाली लाइन इसको क्रॉस करके जाती ना, तो ये गलत हो जाता फिर, ठीक है। तो रूल जो हमने पढ़े हुए हैं ना कि नेटवर्क बनाने के रूल्स क्या क्या हैं भाई, तो वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, राइट। तो 8 से भी 9 पे जा रहे हो, फिर 8 से 10 पे भी जा पा रहे हो, तो 8 से 10 पे भी जा रहे हो, और फिर लास्ट में आप 9 से भी 10 जा रहे हो। तो ये बन गया। इसके बाद में वापस से वही आपको टेबल बनानी है, राइट, कि इवेंट नंबर ले लिया आपने और उसके बाद में टेबल बना देनी है, जैसे हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। हेड इवेंट, टेल इवेंट, ठीक है, ड्यूरेशन। तो यहाँ से इस तरह से आपको एक टेबल कंप्लीट कर लेनी है, और फिर फ्लोट टाइम भी आपको बता देना है, राइट। फॉर्मूले सब कुछ है ही सही। तो द रिजल्टेंट नेटवर्क शो एज द क्रिटिकल पाथ, इस तरह से आप फाइनली रिजल्टेंट नेटवर्क बना सकते हैं, है ना। और फिर इसमें आपको क्रिटिकल पाथ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये रहा यहाँ पे बिल्कुल बता रखा है, 0 0 वाला लेना है। ये 0, 1 से 3 पे जाओ, फिर 0, फिर 3 से 5 पे जाओ, फिर 0, फिर 5 से 7 पे जाओ, फिर ये 0, फिर 7 से 8 पे जाओ, 8 से 9 पे जाओ, और 9 से 10 पे जाओ। एक तो ये, और 8 से डायरेक्ट 10 पे भी जा सकते हो, दो मिल गए ना भाई। 8 तक तो सेम ही है, देखो 1 से 3 पे जाओ, फिर 3 से 5 जाओ, और 5 से 7 जाओ, दोनों सेम है। फिर 8 से 9 भी जा सकते हो, और 9 से 10 भी जा सकते हो, और 8 से आप डायरेक्ट 10 भी जा सकते हो, ठीक है। और उसके लिए कॉस्ट क्या क्या रहेगी, टाइम की क्या क्या रहेगा, तो वो आप सब कुछ बता सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया भैया CPM, ठीक है। अब इसके बाद में है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन, PE एंड रिव्यू टेक्निक, RT, ठीक है। तो PERT जो है वो आप देखिएगा। इसमें भी वही ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, मोस्ट लाइकली टाइम होता है, पेसिमिक टाइम होता है, इनकी डेफिनेशंस आप पढ़िएगा आराम से। फिर एक्सपेक्टेड टाइम होता है, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। फिर उसके बाद में वेरिएंस आपने पढ़ाई हुआ है, वही वेरिएंस है। देखो अब इसके लिए कुछ वर्कड एग्जाम्पल्स हम देखते हैं भाई। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फॉर द प्रोजेक्ट अपने पास में ये वाला प्रोजेक्ट है, और इसमें बताया गया है कि टास्क है अपने पास में, टास्क दिया हुआ है और लीस्ट टाइम दिया हुआ है, लीस्ट टाइम, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टास्क हैं, ABCD से लेकर के K तक। ओके, करना क्या है इसमें सारी चीज़ें इन्होंने हमें दी हुई है, ग्रेटेस्ट टाइम भी दिया हुआ है और मोस्ट लाइकली टाइम भी दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है ये बताओ आप। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम टू ईच इवेंट एंड ऑल्सो क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ भी हमें निकालना है। तो टास्क लिख लिया हमने सबसे पहले, तो उसके बाद में लीस्ट टाइम लिख लिया जो कि उन्होंने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लीस्ट टाइम। उसके बाद में ग्रेटेस्ट टाइम भी लिखा हुआ है ना, इसका नोटेशन TP है, तो ये हमने ले लिया ग्रेटेस्ट, और मोस्ट लाइकली, ये सारे हमने लिख लिए। उसके बाद में एक्सपेक्टेड टाइम उसने पूछा है, एक्सपेक्टेड टाइम हमें निकालना है, ठीक है।
तो इसके लिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमने लगा लिया, ये फार्मूला लगाया, ये फार्मूला लग गया और उससे हमारे पास में टेबल बन गई। फिर अगली टेबल क्या है, अगली टेबल एक्सपेक्टेड टाइम आ गया था अपने पास, है ना, एक्सपेक्टेड टाइम ये रहा, तो ये लिखेंगे। उसके बाद में स्टार्ट और फिनिश, ये सारा कुछ आएगा। तो जब अर्लीस्ट स्टार्ट है, लेटेस्ट जीरो है, अर्लीस्ट जीरो है, तो ये जीरो इसमें ऐड हो जाएगा, तो फिनिश में यही बचेगा लेटेस्ट। ठीक है, अर्लीस्ट और लेटेस्ट, तो जीरो आ जाएगा इनका सम। फिर इन दोनों का सम यहाँ पे टोटल फ्लोट आएगा। फिर इधर ज़ीरो, इधर 10, इधर सेम मिल गया ना, तो जीरो, फ्लोटिंग टाइम जीरो। तो फ्लोटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, इसका डेफिनेशन और इसके आप वो देख लीजिएगा, राइट। फॉर्मूले हैं सब कुछ अपने पास, और फिर लास्ट में आपका नेटवर्क आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ABCD जो था ये A है, BAC, वो सारा कुछ आप देख लीजिएगा, एंड देन क्रिटिकल पाथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकाल रहे हैं, इनके लिए फॉर्मूलाज हैं अपने पास, है ना। फ्लोट टाइम दे देखो, एक्सपेक्टेड टाइम का है फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड टाइम का। उसके बाद में वेरिएंस का है। ठीक है, अब जैसे आपको लग रहा होगा कि सर इसमें ये स्टार्ट का A से जीरो और अर्लीस्ट का जीरो ये क्या है, फिनिश का क्या है, ये किस तरह से आया, तो भाई एक्सपेक्टेड 5.33 है ना, तो एक्सपेक्टेड 5.33 में इन्होंने जो दिया हुआ है, जैसे मान लो ये A है, तो ये A था, तो यहाँ से इस A के लिए तो इनिशियली तो ज़ीरो ही था, राइट, तो वही ज़ीरो लिखा हुआ है स्टार्ट और लेटेस्ट। स्टार्ट जब हमने करा तो यहाँ तो ज़ीरो ही था, लेकिन फिनिश जब किया, जब ये फिनिश तक जाएगा, इधर कहाँ तक फिनिश करेगा, इधर भी जाके फिनिश करेगा, तो फिनिश में इसका क्या रोल हो जाएगा, फिनिश में इसका रोल 5.33 हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेड से ही सारा कुछ निकलेगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये कैसे निकला 7.77, तो इसका ये दिया हुआ होगा ना, वहाँ पे लेटेस्ट दिया हुआ है 80.83, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड हमने निकाला था ये, तो ये कैसे आया, यहाँ से आया, T0 TP TM से, वहाँ से निकलेगा ये। फिर अर्लीस्ट ये और 16 कैसे लिखा, तो देखो 16 उन्होंने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगी, ऊपर आप एक बार और कंसिडर कर लीजिएगा चीज़ों को, और इनको एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर वापस से अगर आप इसको एज की तरह बताना चाहते हो, तो यहाँ पे जीरो है, L भी जीरो है, L1 भी, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 5.33, तो ये इसमें टूटेगा, बटेगा, ये समझ रहे हो। ये जो था ना, इन्होंने दिया हुआ था, जैसे ABCDE दे दिया इन्होंने, तो अब ये हम इसको वेट दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं था, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसे वेट बना रहे हैं, इसको वेटेज बना रहे हैं इस ग्राफ को। तो 5.33, फिर इधर से इधर जाने पे ये 10.67, तो ये 10.67 है, ये 10.67, तो ये एक्सपेक्टेड आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये 7.17 बी का, ये बी का दे दिया। फिर ये 3.5 डी का दे दिया, सी का 10 पॉइंट, तो ये उसी से लिख रहे हैं, समझ रहे हो, एक्सपेक्टेड से ही चलेगा सब कुछ। यहाँ पे 23 जुड़ता हुआ आएगा उधर लास्ट से, तो वो है ये जब बनाओगे ना तब जा करके ये टेबल बन पाएगी। तो पहले आप ये बनाइएगा, उसके बाद में टेबल बनाइएगा, क्योंकि इन्होंने पहले टेबल बना दिए, और अब फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 16 कैसे हुआ, तो भैया ये अर्लीस्ट E और L से डिपेंड कर रहा है। तो ये 16 यहाँ पे हुआ था, देखो B वाला 16 हो गया था इधर, B का L जो है वो 16 हो रहा है, ये यहाँ पे देखो B का L 16 हो रहा है, तो इस वजह से ये 16 आया है यहाँ पे। ठीक है, और B का E जो है वो 7.17 है, इस वजह से 7.17 आया है। B का E 7.17 है, ऐड करेंगे ना उसको, तो इस वजह से वो बनेगा, इस वजह से वहाँ पे 16 है, 23 है, ये सब कुछ
पहले ये बनेगा, उसके बाद में टेबल बनाइएगा आप, ठीक है। हमें पहले इसको बनाना आता है, तो ये बना करके इसको हमने सीख लिया है किस तरह से बनाना है, उसके बाद में टेबल बनाइएगा। एंड देन द क्रिटिकल पाथ इज ई से सी पे जाओ। अब 0 0 जहाँ पे आया है ना फ्लोट टाइम टोटल, तो पहले देखो ई, पहले यहाँ पे 0, फिर ई से सी पे, ठीक है, समझ रहे हो, ई से सी पे, फिर सी से ए से सी पे, फिर सी से ई पे, और फिर ई के बाद आप डायरेक्ट जा सकते हो एच पे, और एच से आप जा सकते हो के पे। ये आपका बन जाएगा, देखो, राइट। तो ए, पहले आप ए यूज करेंगे, ए के बाद आप सी यूज करेंगे, सी, ये रहा सी, सी के बाद आप दिस, और फिर ई से एच, और एच से आप के पहुंच जाएंगे सीधा सीधा। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, दिस इज द नेटवर्क एनालिसिस, राइट। तो ये है भैया। अब इसके बाद में वापस से प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा आपको। अब प्रोजेक्ट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक दे दी, ठीक है। इससे आपको पहले आपको ग्राफ बनाना है ना। पहले ये टेबल मत बनाइएगा, जब तक मैं बोल रहा हूँ पहले ये टेबल आप मत बनाइएगा, पहले आप ये ग्राफ बनाइएगा, उसके बाद में टेबल बनेगी, क्योंकि इसी से टेबल बनी है, इससे टेबल बनी है, ना कि टेबल से ये बना है, समझ रहे हो। क्योंकि ये कैसे बना लोगे आप, इन्होंने तो क्वेश्चन में केवल आपको यही दिया हुआ है ना, तो आपने फिर ये एक्स्ट्रा डेटा कहाँ से लिखा, समझ रहे हो। और ये एक्स्ट्रा डाटा आपको किससे मिलेगा, ग्राफ से मिलेगा, इससे मिलेगा। तो इससे फिर आप 1 से 2 पे जाओगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 9, और 9 से 10, यहाँ पर चले जाओगे आप, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशन पहले होती है, एंड देन उसके बाद में इसको इम्प्लाई किया जाता है, राइट। तो ये मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और अगर कोई आपको दिक्कत आती है बीच में भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पर आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में भी कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल्स तो मैंने करवाई दिए हैं, एक्सरसाइज भी हैं, अगर आप इन्हें करना चाहें तो ये मैंने एक्सरसाइज आपके लिए बनाई है। ये व्हाट इज़ द पीआरटी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ये आंसर्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं आपके लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज थी आपकी, तो आप अपना कीमती समय ज़ाया ना करें। इस लेक्चर को आप पूरी एक यूनिट ना समझें, बेसिकली है तो ये सॉल्व और अनसॉल्व वाले क्वेश्चन, और आपने पहले इनको पाथ प्रॉब्लम में किए भी हुए हैं, जब हमने ग्राफ थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ये किए भी हुए हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर थ्योरी थी, तो वो थ्योरी मैंने आपको यहाँ बता दी कि किस तरह से उसका यूज करना है। उस थ्योरी को पहले एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे में समझिएगा कि सर ने एक ही यूनिट में, मतलब एक ही लेक्चर में पूरी एक यूनिट करवा दी, तो वैसा नहीं है। आपका जो टाइम है वो लगभग, ये जो लेक्चर बना है वो 1 आवर से ऊपर का बन गया है, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ आपके सामने पहले से अरेंज करके लाया हुआ हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक करके सॉल्व करता तो इसके लगभग 4 से 5 लेक्चर्स बन जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। 1 2 क्वेश्चन अलग अलग लेक्चर में करवाता तो वो भी बन जाता, लेकिन ये डेफिनेशंस और ऑल द एग्जाम्पल्स आपको करना एक एक बार में ट्राई कर लीजिएगा, और अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो पिछला रिवाइज करिएगा। और अगर कोई आपको दिक्कत है, दुविधा है, परेशानी है, समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।